Hello everyone. Good morning, good morning, good morning. My name is विराज एंड बुलसाई सीरीज में नीट के जो है आपका स्वागत है। हम लोग आज जो है नया टॉपिक ले रहे हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। एक क्वेश्चन आप लगभग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 99% प्रोबेबिलिटी रहता है। ठीक है, किसी साल अगर नहीं आया तो माफ कर देना, बट 99% चांसेस हैं कि फ्रिक्शन से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो ये 4 नंबर का टॉपिक रहता है। एनसीईआरटी में ये कोई एज अ सेपरेट चैप्टर नहीं है, ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का ही पार्ट रहता है। फ्रिक्शन एक फोर्स है जो कि मोशन को या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। क्लियर है? तो इसको थोड़ा डीलिंग देंगे हम और अच्छे से पढ़ेंगे, और फ्रिक्शन के क्या फंडामेंटल्स हैं जो जो आपको जानने जरूरी होते हैं वो थोड़ा देख लेते हैं, और किस टाइप के क्वेश्चन जनरली बच्चे अटकते हैं वो भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। यस, देखिए फ्रिक्शन फोर्स क्या है। फ्रिक्शन कब एक्ट करेगा? बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट विच अपोजेस द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन और एक्चुअल रिलेटिव मोशन। ठीक है, यहां लिखा हुआ है कि ये रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि मोशन का अपोज होगा। वो क्या कर रहा है, सरफेस जब एक दूसरे के रिलेटिव मूव करना चाहेंगी और अगर वो रफ होंगी तो उस टेंडेंसी को वो अपोज करेगा। जैसे कि ये देखिए, इस बॉक्स को अगर इधर पुश किया गया राइटवर्ड, इस बॉक्स को अगर राइटवर्ड पुश किया गया तो आप बोलेंगे कि सर फोर्स एक्सटर्नल जो है इधर की तरफ लगा, दिस इज एफ एक्सटर्नल। अब ये बॉक्स का टेंडेंसी होगा इस सरफेस के रिलेटिव में इधर की तरफ जाने का। बॉक्स विल ट्राई टू मूव टुवर्ड्स राइट, सो दिस सरफेस will oppose this motion and it will oppose this motion by applying an external friction to this box। तो ये जो बॉक्स है इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगी इस सरफेस की वजह से। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। बट क्या सर फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करेगा? ऐसा भी नहीं है। यहां देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। यहां देखिए, इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, अगर आप चलने की कोशिश करेंगे और सरफेस अगर स्मूथ हुआ तो ऑब्वियसली फिसल जाएंगे। स्लिपरी सरफेस हुआ, आइस के ऊपर चलने की कोशिश करेंगे तो फिसल जाएंगे। तो आपका पांव का एक बार मोशन समझ लेते हैं किस तरीके से होगा। जैसे ही आप पांव रखेंगे और सरफेस को पीछे की तरफ पुश करने की कोशिश करेंगे तो योर फुट और योर शू विल ट्राई टू मूव बैकवर्ड विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। और अगर वो बैकवर्ड मूव करने की कोशिश करेगा तो रिलेटिव मोशन कहाँ हो रहा है फुट का, वो पीछे की तरफ हो रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए फॉरवर्ड। तो फ्रिक्शनल फोर्स फॉरवर्ड लगेगी, और यही इस बार जो है हमारे लिए ये दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉकिंग। इसी की वजह से हम वॉक कर पाते हैं, चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं। अगर आप स्लिपरी सरफेस पे चलने की कोशिश करोगे तो पहले तो खुद ही कॉन्शियस हो जाते हो कि फिसल ना जाए, क्योंकि हमें पता है, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस रहते हैं कि स्लिपरी सरफेस पे फिसल जाते हैं। पानी पड़ा है टाइल के ऊपर, फ्रेश फर्श के ऊपर, तो आप लोग थोड़ा संभल के चलते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन कम होगा तो आप वॉक नहीं कर पाओगे। तो फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन इनेबल्स अस टू वॉक एंड इन दिस फ्रिक्शन सपोर्ट्स द मोशन। बट अगर यही चीज जो जनरल हम जानते हैं कि अगर किसी मोशन या बॉल या किसी ब्लॉक को धक्का दे दिया जाए तो थोड़ी देर बाद आके वो रुक जाता है, इसका क्या मतलब होता है, फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन। वो रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा, बट बॉडी के मोशन का ओवरऑल जो इंसान चलेगा, गाड़ी चलेगी, जैसा भी है, वो उसको फेवर भी कर सकता है उसके मोशन को। बट यस, रिलेटिव मोशन तो जो पांव का रिलेटिव मोशन है सरफेस का, उसका तो अपोज ही हो रहा है, ओवरऑल बॉडी के मोशन को वो सपोर्ट कर रहा है। क्लियर है? तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल। ठीक है, इसको जरूरत होती है हमें कि भाई फ्रिक्शन अगर एब्सेंट है तो भी दिक्कत है, और फ्रिक्शन अगर बहुत ज्यादा है और वो एनर्जी कंज्यूमिंग है तो भी हमें दिक्कत होती है। ठीक है, तो उसको
एलिमिनेट नहीं कर सकते, उसको रिड्यूस किया जा सकता है अगर वो एनर्जी कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो दो टाइप के फ्रिक्शन होते हैं जिसको हम कैटेगराइज करते हैं। वन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, अदर वन इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर? और स्टैटिक फ्रिक्शन में एक सब कैटेगरी रखी गई है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। व्हाट डज दिस सिंपली मीन? दिस सिंपली मीन्स इट इज द मैक्स वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये सब आपने पढ़ा भी हुआ होगा। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर देखते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। तो एक एक करके समझते हैं। देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? ये तभी एक्ट करेगा जब तक बॉडी मूव नहीं करी है, जब तक बॉडी में मोशन नहीं हुआ है। जैसे आप एक टेबल को पुश किए, फोर्स लगाए, बट वो टेबल मूव नहीं किया, तो आप क्या बोलेंगे कि सर ये टेबल क्योंकि मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है ना सरफेस से, तो ये टेबल मूव नहीं करेगा, दैट्स व्हाई इट इज नॉट मूविंग। तो उस टाइम जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, जब बॉडी रेस्ट पे है, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के बाद भी, एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स के बाद भी अगर बॉडी रेस्ट पे रहे और सरफेस अगर रफ है, तो कॉन्टेक्ट सरफेस से जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो सिंपली है, इट एक्ट्स ओनली व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। बट इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। इट इज अ वेरिएबल रेजिस्टिव फोर्स। ये कांस्टेंट फोर्स नहीं होती, इसका कोई वैल्यू ऐसा फिक्स नहीं है कि 2 न्यूटन होगा, 5 न्यूटन होगा, 10 न्यूटन होगा। ये वेरी करता है। अब वेरी कैसे करता है? इट इज इक्वल एंड अपोजिट टू द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। ये इक्वल रहेगा और अपोजिट रहेगा एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के। जैसे देखते हैं, आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, बट ये जो बॉडी है ये रेस्ट पर ही है, तो मतलब फ्रिक्शन भी कितना लगा होगा? 5 न्यूटन, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? 0, तो नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। तो आपने 5 लगाया तो 5। अगर आपने फोर्स को 10 बढ़ा दिया, 10 न्यूटन कर दिया, और अभी भी बॉडी रेस्ट पर ही है, तो फ्रिक्शन भी कितना हो चुका होगा? 10 न्यूटन। तो एडजस्ट कर लिया, ये एडजस्ट कर लिया अपने आप को, वेरिएबल फोर्स है। अगर आपने 15 न्यूटन कर दिया और अभी भी बॉडी रेस्ट पर ही है, तो ये 15 न्यूटन हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स इन नेचर। स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। इट इज इक्वल एंड अपोजिट टू, देखिए डायरेक्शन अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड इक्वल है, इक्वल एंड अपोजिट टू द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। और तीसरा क्या है? इट इज अ वेरिएबल रेजिस्टिव फोर्स, ये वेरिएबल भी रहेगी। अब तो क्या देखते हैं, इन ऑल द 3 केसेस वी हैव अज्यूम्ड द ब्लॉक इज एट रेस्ट। क्लियर? तो आपको ये 3 बातें जो हैं एकदम दिमाग में बैठ जानी चाहिए। क्लियर? एकदम फंडा क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? एक बार वापस चलते हैं इस पे। देखिए, आपने 5 न्यूटन लगाया, नहीं मूव किया, 10 लगाया, नहीं मूव किया, 15 न्यूटन लगाया, तब भी मूव नहीं किया। ऐसा तो नहीं है कि कभी मूव नहीं करेगा। आप इस फोर्स को बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। कभी तो ये टेबल मूव करेगा, कभी तो ये ब्लॉक मूव करेगा। होता है ना, आप बेड को खिसकाना चाह रहे हो, रूम का शिफ्टिंग करना है या इधर उधर रीअरेंजमेंट करना है, तो बेड को धक्का मारोगे। ठीक है, अगर छोटा बच्चा उसको पुश करने की कोशिश करेगा तो क्या पता ना वो मूव करे। ठीक है, तो फिर कोई पेरेंट्स को बुलाते हैं, बड़े भाई को बुलाते हो कि इसको जो है धक्का देना है और इसको इधर उधर रीअरेंज करना है। तो फिर वो लोग जब फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, वो कभी ना कभी एक सिचुएशन आएगी जब वो मूव कर जाएगा। तो वो फ्रिक्शन जो तब एक्ट करेगा व्हेन बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ इट्स रिलेटिव मोशन विद द सरफेस, यानी कि जस्ट मोशन स्टार्ट होने वाला है, उस टाइम जो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है उसको बोला जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। So we call it, it is the maximum possible value of frictional force between two surfaces in contact just before, see this value, just before the relative motion between them begins. So when body is at the verge of its relative motion, तब जो friction act कर रहा है that we call as limiting friction. तो ये क्या सर सारी बॉडी के लिए सेम रहता होगा ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू? नहीं रहता भाई। देखो, लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू है ये किस बात पे डिपेंड करता है? जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये सबसे पहले इस नॉर्मल पे डिपेंड कर रहा है। इट इज अ
फंक्शन ऑफ नॉर्मल। लिमिटिंग फ्रिक्शन इस बात पे डिपेंड करेगा कि नॉर्मल फोर्स कितनी है, और किसी पैरामीटर पे बात नहीं करेगा। ना ये डिपेंड करेगा कितना सरफेस एरिया है, ना ये डिपेंड करेगा कितनी स्पीड से बॉडी को मूव करने की टेंडेंसी क्रिएट हो रही है, वो सब बातें नहीं। सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है और किसी पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करता। और बाकी जो चीजें आती हैं वो प्रॉपर्टी म्यू एस सब्ज्यूम कर लेता है। म्यू एस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब म्यू एस किस बात पे डिपेंड करेगा सर? एक तो हो गया नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन मतलब इस सरफेस ने इस पे कितना फोर्स वापस से लगाया, वो कितना, mg के बराबर भी हो सकता है, mg से ज्यादा भी हो सकता है, mg से कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन। कई बार इंक्लाइन प्लेन पे वो mg cos थीटा भी हो जाता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे वो mg भी हो जाता है। अगर कोई फोर्स इसको थोड़ा एंगल पे लगा देंगे तो mg में से कुछ और माइनस भी हो जाएगा। तो डिपेंड करता है n कैसे, बैलेंसिंग किस तरीके से हो रही है, उस बात पे n डिपेंड करेगा। बट एक और प्रॉपर्टी आई म्यू एस। म्यू एस इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट इसको बोलते हैं। ये किस बात पे डिपेंड करता है? देखिए म्यू एस जो है ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बोथ द सरफेसेस इन कांटेक्ट, नॉट ओनली वन बट इट इज डिपेंड्स अपॉन बोथ द सरफेसेस। अब बोथ द सरफेसेस का क्या मतलब है? बोथ द सरफेसेस मतलब हो सकता है ग्लास का सरफेस हो सकता है जो ग्राउंड है या बेस है वो ग्लास से बना है और ऊपर जो ब्लॉक है वो रबर का है, ऐसा भी हो सकता है। तीसरा हो सकता है ग्लास है और ब्लॉक वुडन है। तो इन सब के लिए क्या होगा, अगर यहाँ कोफिशिएंट μ1 होगा, यहाँ कोफिशिएंट μ2 होगा और यहाँ पे कोफिशिएंट μ3 होगा। तो डिफरेंट कोफिशिएंट होंगे डिपेंडिंग अपॉन द पेयर ऑफ सरफेसेस। ऑल्सो ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि सरफेस ड्राई है या सरफेस वेट है, तो इस अलग अलग प्रॉपर्टी के साथ ये वैल्यू चेंज होगी। नेचर ऑफ सरफेसेस और टाइप ऑफ सरफेसेस पे डिपेंड करेगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू। एक बात और, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द सरफेसेस, कि सरफेस के बीच में कितना एरिया है ये उस बात पे डिपेंड नहीं करता है। और तीसरा क्या है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सर्फेसेस, किस स्पीड से बॉडी मूव कराई जा रही है उस बात पे भी नहीं करेगा। बॉडी चाहे 3 मीटर पर सेकंड से भागे, 5 मीटर पर सेकंड से भागे, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट को कुछ नहीं लेना देना। वो किस बात पे डिपेंड करेगा, मटेरियल कौन सा है और टाइप ऑफ सरफेसेस कैसा है, नेचर ऑफ सरफेसेस कैसा है। बस अगर आपने मटेरियल टाइप सेलेक्ट कर लिया तो म्यू फिक्स हो गया। कितना ज्यादा एरिया कांटेक्ट में है, चाहे 4 पॉइंट कांटेक्ट में हो चाहे 1000 पॉइंट कांटेक्ट में हो, नहीं फर्क पड़ेगा, म्यू सेम रहेगा। क्लियर है? तो ये बात का आपको ध्यान रखना है इसके अंदर भी। फिर आपके पास आता है काइनेटिक फ्रिक्शन। सर काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन देखिए, जब हमने बोला अगर बॉडी रेस्ट पर है तो कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। अगर जस्ट अबाउट टू स्लिप है तो कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट करेगा। बट जब बॉडी एक्चुअल मोशन में आ चुकी है, मतलब अब रेस्ट पे नहीं है, अब इसका कुछ स्पीड है v मीटर पर सेकंड, अब ये कुछ स्पीड से मूव कर रही है, तो सरफेस के रिलेटिव मूव कर रही है। अब जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा, मतलब क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन से, मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन से अगर आपने ज्यादा फोर्स लगा दिया तो जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा इसको बोला जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू आपको कैसे मिलेगा वो भी बताते हैं, बट जो ये टर्म है कब आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन? जब एक्चुअल मोशन स्टार्ट हो चुका है। तो 3 केसेस आएंगे हमारे पास, क्वेश्चन में भी देखेंगे। एक जब रेस्ट पे है, एक जब मोशन जस्ट स्टार्ट होने वाला है, और तीसरा क्या आएगा हमारे पास? तीसरा क्या आएगा? जब मोशन स्टार्ट हो चुका है। क्लियर है? अब देखो ये काइनेटिक फ्रिक्शन किस बात पे डिपेंड करता है? देखिए ये भी जो है नॉर्मल पे डिपेंड करेगा, यहां से जो नॉर्मल फोर्स लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन भी उसी पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द सरफेस इन कांटेक्ट। और यहां पे भी जो कोफिशिएंट आता है वी कॉल इट म्यू के, एंड म्यू के इज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब रिलेशन क्या होता है? यहां पे जो कोफिशिएंट आता है वो होता है म्यू एस इंटू एन,
और यहाँ पे जो कोफिशिएंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, म्यू के इंटू एन। तो विच वन इज ग्रेटर, आपको क्या लगता है, स्टार्ट करना मुश्किल है या स्टार्ट होने के बाद ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा? देखिए जब मोशन स्टार्ट हो गया तो इनर्शिया ब्रेक हो गया है, तो अब उतना एफर्ट या अपोज नहीं कर पाएगा जितना स्टार्ट करने के लिए वो अपोज कर रहा था। ठीक है, ऐसा ही जनरली हमारी लाइफ में भी होता है, एक बार स्टार्ट करने के लिए हमें थोड़ा ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है, बट एक बार अगर चीजें रोल ओवर हो गई, मूव करना शुरू कर दी, फिर जो अपोज मिलता है वो रिलेटिवली थोड़ा कम मिलता है। तो होगा क्या, इन दोनों में एक रिलेशन है, इन दोनों में एक रिलेशन है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है इट इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, बट ज्यादा बड़ा नहीं होता, स्लाइटली ग्रेटर। ऐसा नहीं कि बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, तो वी कैन जस्ट राइट इट इज स्लाइटली ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर? तो ये थोड़ा ध्यान रखना, अगर ये 0.5 होगा तो ये 0.55 या 6 होगा। क्लियर? तो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स थोड़ी ज्यादा रहती है और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा सा कम रहता है। बट एक बात और ध्यान रखिएगा, जनरली प्रॉब्लम में एक ही बार, कई बार दोनों ऐसे वैल्यू ना दिए हो, एक ही म्यू दिया है, तो दैट सिंपली मीन्स कि वो डिफरेंशिएट नहीं कर रहा है, वो क्या एज्यूम कर रहा है कि म्यू एस, वो क्या कर रहा है, प्रॉब्लम पर्पस के लिए मैं बता देता हूं, ठीक है, वो क्या लिखता है कि म्यू एस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू म्यू के एंड बोथ आर इक्वल टू म्यू ओनली। ठीक है, जो जनरली फॉर प्रॉब्लम्स वो इस तरीके से देता आपको। क्लियर है? प्रॉब्लम पर्पस के लिए वो एक ही म्यू देता है, वो दोनों को डिफरेंशिएट कई बार नहीं करता, कई बार करेगा तो हम थोड़ा इस तरीके से चलेंगे, और अगर वो एक ही म्यू दे रहा है तो हम मानेंगे कि दोनों सेम ही है। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं, फ्रिक्शन में ये ग्राफ है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस ग्राफ के क्या क्या मायने हैं वो समझते हैं। देखिए इस ग्राफ में पहले एक्सिस को देखो, one axis is taken as applied force and the other axis is taken as the frictional force acting on the block, only the magnitude part. अगर आपने सपोज 2 न्यूटन का फोर्स लगाया और बॉडी मूव नहीं करी, मतलब ये वाला कौन सा स्टेज है, रेस्ट पे है, और ये वाला कौन सा स्टेज है, जब वो मोशन में है। ठीक है, और ये वाला कौन सा स्टेज है, जब वो जस्ट मूव करने वाली है, वर्ज ऑफ मोशन, ये स्टेज है। अब आपको क्या बोला जा रहा है, देखिए वो बोल रहा है कि जब 2 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन लगेगा, 3 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन भी कितना लग जाएगा, 3 न्यूटन। सेल्फ एडजस्टिंग है ना, तो स्टैटिक फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स, तो यहां तक जो है फोर्स क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। यहां तक फोर्स, जितना भी फोर्स लगाओगे फ्रिक्शन भी उतना ही लग जाएगा। तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, 1,1 2,2 3,3 F, ऐसा रहेगा। अगर ये F है तो ये भी F है, F, F नोट, F नोट, F1, F1। तो जो भी फोर्स लगाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। अगर ग्राफ बनाएंगे, वेरिएबल फोर्स को वेरी करते रहे, फ्रिक्शन वेरी करते रहे, तो एक स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन का अगर ये एंगल भी देखा जाए तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। थीटा अगर 45 डिग्री होगा तो स्लोप भी, टेंजेंट थीटा भी देख सकते हो, स्लोप कितना होगा, 1 होगा, ये भी ध्यान रख सकते हो। क्लियर है? बट क्या होगा, एक पॉइंट आएगा जब आप फोर्स को बढ़ाते बढ़ाते किसी लेवल तक ले गए, किसी पॉइंट तक ले गए, उसके बाद फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम लिमिट को पहुंच जाएगा, मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाएगा। और अगर फ्रिक्शन फोर्स अपनी मैक्सिमम लिमिट पर पहुंच गई, उसको क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसके बाद अगर आपने फोर्स को थोड़ा भी बढ़ाया, इसके बाद आपने फोर्स को थोड़ा भी बढ़ाया, तो क्या होगा, बॉडी अब रेस्ट पे नहीं रहेगी, बॉडी मोशन में आएगी और फ्रिक्शनल फोर्स थोड़ी सी रिड्यूस कर जाएगी, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता है, ये रहा, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, जो कि वैल्यू कितनी है, ये दिखाई गई है यहाँ पे, ये रही काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू। तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करने लगेगा विच इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, और उससे पहले क्या था, म्यू एस इंटू एन। तो कौन, ये थोड़ा सा ज्यादा होता है, ये थोड़ा कम होता है, और इसके बाद ये कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ना, जब कब तक नहीं बदलेगा, जब तक एन ना बदले या सरफेस ना बदले। म्यू और एन में से कोई चीजें नहीं बदल रही हैं, तो ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। फिर तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप हो जाएगा 0। यही बातें यहां पर लिखी हुई हैं। इनिशियली एफ इज इंक्रीज, सो फ्रिक्शनल फोर्स आल्सो इंक्रीजेस बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। तो ग्राफ क्या रहेगा, 45 डिग्री, स्लोप क्या रहेगा 1। तो फ्रिक्शन फोर्स इज स्टैटिक एंड इट इंक्रीजेस विद
अप्लाइड फोर्स। बट एक टाइम आएगा जब लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट करना शुरू करेगा, यानी कि मोशन जस्ट स्टार्ट होने वाला, और उसके बाद जो है क्या होगा, अगर उससे भी ज्यादा फोर्स लगा दी जाए तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। ठीक है, तो यही बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, और ये ग्राफ को बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना आप लोगों को। क्लियर है? यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज एट रेस्ट फिक्स्ड ऑन अ वेज व्हिच इज मेकिंग एन एंगल थीटा with the horizontal. The coefficient of friction between the block and the wedge is mu. Here is the wedge, and the frictional coefficient here it is given as mu between the surface and the block. Now they are asking find the magnitude and direction of friction force. So first thing they are asking, block is of mass m and is at rest, fixed on a wedge making an angle theta. Coefficient to find the magnitude and direction of friction force on the block. See, we need to find the direction of friction force. Here the block is at rest, so frictional force acting would be static frictional force. So let's break this into components. So what is happening here? For this block, we can write that mg is the force due to gravity, normal reaction and friction. So mg will have two components, mg sin theta and mg cos theta. Mg sin theta will try to bring it downward, and friction will oppose this. Friction will oppose mg sin theta component, because friction always acts parallel to the surface, and this normal acts what? Perpendicular to the surface. Clear? So frictional force will oppose this mg sin theta component. So this is the external force. This is the external force. So what will happen? Static friction will always be equal to external force parallel to the surface. So we can say, since the block is at rest, static friction will act on the balancing component sin theta, and friction static will nothing but mg sin theta only. Clear? And one more thing I want to convey. There is one total contact force that I need to discuss now. It was initially present here. So suppose for this block, let's take, we make a FBD for this block. So mg is the force, external force, F and normal. What are the two forces acting from the surface? This is the force applied by the surface but parallel to surface. This is the force applied by the surface but perpendicular to the surface. So they are what we call them contact forces. Suppose in this diagram you can also see, if you try to pull this block leftward, so there will be friction force parallel to the surface and normal reaction perpendicular to the surface. So we will have two components of contact force, parallel to surface, normal to surface. So there will be a total contact force. There will be vector sum of these two. We call them as net contact force. Net contact force. It is a vector sum of frictional force plus normal force. So this is the net contact force, and it is applied by surface. Net contact force from surface. Clear? Net contact force from surface. So this is the formula. How will you reach here? What is the value of R? R can be written as square root of magnitude, at least square root of n square plus friction square. Now friction you can put as mu n also if it is limiting case. If it is static, so just put it friction only. So it is the vector sum of these two. Vectorly you will write friction I cap plus normal j cap. If you want to find the magnitude, so n square plus f square square root vector magnitude you can find. Clear? So let's see one question on this. Yeah, we have started. Yes. Check this question. Here it is square root. A body of mass m, capital M, is kept on a rough horizontal surface. Frictional coefficient is mu. A person is trying to pull the body by applying a horizontal force.
but the body is not moving. The body is not moving. The force by the horizontal surface, देखो ध्यान से देखना इसको पढ़ना. The force by the horizontal, क्वेश्चन का लैंग्वेज समझो. Force by the horizontal surface on the surface of the body is F. Then which of the following value it can take? जो सरफेस ने बॉडी पे फोर्स लगाया, सरफेस बॉडी कौन कौन सा फोर्स लगाएगी? देखो दो फोर्स लगाएंगे. अगर आप डायग्राम बनाओ, आपने कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया, सपोज F1 लगाया आपने. सरफेस ने क्या लगाया? सरफेस ने एक फ्रिक्शन लगाया इधर की तरफ, सरफेस ने एक नॉर्मल लगाया इधर की तरफ. ये तो आपने लगाया ना, ये तो एक्सटर्नल है. और ये क्या है? mg, ये ग्रेविटी ने लगाया. तो ये दोनों फोर्स तो एक्सटर्नल है, mg. और ये किसने लगाए हैं? ये सरफेस ने लगाया इधर की तरफ और ये सरफेस ने लगाया इधर की तरफ. तो सरफेस ने टोटल फोर्स कितना लगाया? सर सरफेस ने टोटल फोर्स ये लगाया. दिस इज F. This is F. So what is F? F you can write as square root of n square plus friction square. What is the minimum value? If you do not apply any external force, so friction will be 0. So F का minimum value क्या होगा? F का minimum value क्या होगा? And n हमेशा किसके बराबर रहेगा इस केस में? तो एटलीस्ट mg के बराबर होगा. तो F का minimum value क्या होगा? जब फ्रिक्शन क्या हो? 0 हो. तो F मिनिमम होगा और मिनिमम कितना होगा? रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर. तो फ्रिक्शन का टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? n ओनली, विच इज इक्वल टू mg. और अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए, F मैक्सिमम, वो कब होगा? जब फ्रिक्शन क्या होगा? मैक्सिमम होगा. वो फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना होगा? n स्क्वायर. फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? म्यू n का स्क्वायर. सो फोर्स का भी टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स जो सरफेस ने अप्लाई किया, उसमें n कॉमन ले सकते हो अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर. सो F का जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा mg स्क्वायर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर. ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा. सो यू विल हैव अ रेंज ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. जब फ्रिक्शन नहीं एक्ट कर रहा तो सिर्फ नॉर्मल ही कॉन्टैक्ट फोर्स है, और जब फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है तो नॉर्मल प्लस दिस, और जब फ्रिक्शन भी मैक्सिमम एक्ट कर रहा है तो ये भी मैक्सिमम एक्ट करेगा. तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, दिस वुड बी द रेंज ऑफ फोर्स. अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको गड़बड़ कर देते हैं कि वो सोच रहे होते हैं ये पूछा हुआ है, F1 का वैल्यू पूछा हुआ है, तो वो क्या कर देते हैं, F1 को लिख देते हैं फ्रिक्शन, इसका मैक्सिमम वैल्यू लिख देते हैं म्यू mg. तो ये भी कर देते हैं. बट नहीं, वो जानना चाह रहा है टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में. लिखेगा नहीं नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स डायरेक्टली क्या पता ना लिखे, बट यस इस तरीके से पूछ सकता है. क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखते हैं. जैसे कई बार पूछा जाता है ऐसे सिंपल केसेस आपके पास कि इसका एक्सेलरेशन बताइए. आपने क्या लगाया? एक फोर्स लगाया, फ्रिक्शन लग रहा है, म्यू दिया हुआ है 0.2 kg का ब्लॉक है, पूछ लिया एक्सेलरेशन बताओ. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए, सबसे पहले तो क्या करो, इसके कंपोनेंट ले लो. इसके कंपोनेंट ले लो. आई थिंक यहाँ पे एंगल भी गिवन होना चाहिए. एंगल इज 37 डिग्री. तो इसके कंपोनेंट ले लीजिए. जब आप इसके कंपोनेंट लेंगे तो कंपोनेंट में मिलेगा कि आपको यहाँ पर क्या कंपोनेंट है, ये कितना आएगा? F cos 37. और इधर क्या कंपोनेंट आएगा? F sin 37. F you know already. So ये F cos 37. cos 37 कौन से ट्रायंगल से मिल जाता है? हमें एक ट्रायंगल याद होता है 3, 4, 5 का ट्रायंगल, जिसमें ये 37 है. So what is cos 37? सर cos 37 हमें पता होता है 4/5. What is sin 37? sin 37 भी हमें पता होता है 3/5. ये वैल्यू याद होती है हमें. अब आप सिर्फ देखिए, इधर पे दो फोर्स लग रही है, यहाँ से देखो 37 और ये पुट करोगे तो 16 आ जाएगा. इधर एक फोर्स लग रही है और इधर एक अपोजिंग फोर्स लग रही है. पूछ रहे एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन मतलब ये बॉडी क्या है, मूव कर रही है. मूव कर रही है तो ये कौन सा फ्रिक्शन होगा? ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा. काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? म्यू एन आएगी. पहले तो एन निकाल लेते हैं. ये कितना है? ये भी 20 न्यूटन होगा. सो अगर मैं इसी क्वेश्चन में सबसे पहले ये लिख दूं, इसी क्वेश्चन में सबसे पहले मैं ये लिख दूं, समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0. मतलब वर्टिकल में कोई मोशन नहीं है तो इक्विलिब्रियम होगा.
तो आप ये लिख सकते हैं n प्लस 12 वुड बी इक्वल टू mg, दैट इज 20। तो n प्लस 12 शुड बी इक्वल टू mg, ये दोनों बराबर होंगे। तो n कितना आ जाएगा सर, ये 8 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। n आ गया आपके पास, नॉर्मल रिएक्शन पता चल गई। अब हॉरिजॉन्टल मोशन देखिए, हॉरिजॉन्टल में क्या लग रहा है, इस 2 kg ब्लॉक पे इधर तो 16 न्यूटन फोर्स लग रही है और इधर लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, और वो भी कैसा, काइनेटिक फ्रिक्शन। और इसकी एक्सेलरेशन किधर है, सिर्फ इधर की तरफ एक्सेलरेशन, मान लीजिए ये है ए नॉट। तो आप क्या लिखोगे, नेट फोर्स अलोंग मोशन माइनस फ्रिक्शन, इट शुड बी इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू ए नॉट, वैल्यू आ गई, यहाँ पे पुट कर दीजिए। 16 माइनस म्यू कितना है 0.2, एन कितना है 8, तो आई थिंक 1.6 2 ए नॉट। तो यहां से जब ए नॉट निकालोगे आप, तो ए नॉट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.6, 16 में से गया तो आई थिंक 14.4 एंड डिवाइड बाय 2 तो 7.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ पे ए नोट का वैल्यू। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके पास सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आ सकते हैं, और आते हैं क्वेश्चन ऐसे, ऐसा नहीं होता कि आपको नहीं दिखेंगे। बच्चे क्या करते हैं, जनरली याद कर लेंगे एन को, बस एम जी पुट कर देंगे, तो एक गलती हो जाएगी, एन एम जी नहीं होगा, एन 8 होगा, 20 न्यूटन नहीं होगा। तो वो एम जी पुट कर देते हैं 20 और एक क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं जो अवॉइड करनी है। एक क्वेश्चन और देखो, समटाइम दे आस्क यू क्वेश्चन लाइक दिस, वो बोलेंगे कि एक 2 kg का ब्लॉक है, फ्रिक्शन वॉल पे आपको सपोर्ट करके रखना है, इधर से फोर्स लगा के रखनी है, कितना मिनिमम फोर्स लगाएं कि ये ना फिसले, ये पूछा जाता है। तो जब इस क्वेश्चन को करने जाएंगे तो देखिए, आपने क्या किया, पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाया करो। आपने फोर्स लगाई, उधर से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, इधर mg जाएगा और उधर से फ्रिक्शन आएगा। दीवार ये क्या करेगी, ये mg इसको नीचे खींचने की कोशिश करेगा, तो दीवार से फ्रिक्शन ऊपर की तरफ, तो 4 फोर्स बना लिया करो। सबसे पहले तो देखो एक्सेलरेशन समेशन, fx में तो क्या होगा, फोर्स क्या होगी 0, क्योंकि इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम की वजह से fx के फोर्स 0 होगी, तो इसका मतलब n शुड बी इक्वल टू f, मतलब ये दोनों फोर्स, ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे, और ये भी स्लिप ना करे। तो स्लिप ना करे तो ये कितना फोर्स है 20 न्यूटन। ये स्लिप, फॉर नो स्लिपिंग, फॉर नो स्लिपिंग क्या होना चाहिए, जो mg है वो फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से, फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से कम हो, या तो कम हो ये उसके मैक्सिमम वैल्यू से, स्टैटिक ही रहे, या लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो, या मैक्सिमम वैल्यू के बस बराबर हो, या तो कम हो या बराबर हो। मतलब फ्रिक्शन ही ज्यादा होना चाहिए mg से, या बराबर होना चाहिए। mg कभी ज्यादा नहीं हो सकता, नहीं तो फिर ये पक्का ही फिसल जाएगी। सो फॉर नो स्लिपिंग दिस शुड बी द कंडीशन। व्हाट इज mg, 20 न्यूटन, इट शुड बी लेस देन व्हाट इज म्यू इनटू n। म्यू इज गिवन, म्यू इज गिवन, म्यू इज 0.2, तो ये ले लीजिए 20, इट शुड बी लेस देन 0.2, और n की वैल्यू पुट कर दी f, n की वैल्यू आपने पुट कर दी f। तो अगर यहां से देखेंगे तो आपको मिलेगा 100, f जो है 100 के बराबर हो या 100 से बड़ा हो, तो f मिनिमम कितना आएगा, f मिनिमम आ जाएगा 100 न्यूटन। क्लियर, तो ये एक टाइप का आपके पास बन जाता है, जिस एरिया को आप लोग सोल्व करना चाहते हो। तो इस टाइप का भी प्रॉब्लम सेशन आपके पास, मतलब प्रॉब्लम टाइप रहता है आपके पास। क्लियर है, तो हमने 3-4 टाइप देखे, बेसिक फंडामेंटल समझा। अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो आपके पास नेक्स्ट वीडियो में आपके पास आएगा, वो हम थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे, एंगल ऑफ रिपोज और इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन के क्या कॉन्सेप्ट रहते हैं वो भी देखते हैं। थोड़ा सा और आगे लेवल बढ़ेगा, और आगे जाएंगे चीजें, फ्रिक्शन के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, थोड़े डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं वो भी देखते हैं। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। आई होप कि आपको जो है ये चीजें समझ आई हूं। मैंने बहुत आराम से समझाने की कोशिश की और छोटे छोटे फंडामेंटल क्वेश्चन लिए। बट नेक्स्ट सेशन में जो पार्ट 2 रहेगा इस वीडियो का, उसमें हम लोग आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के टाइप ऑफ क्वेश्चन, ब्लॉक प्रॉब्लम, टू ब्लॉक प्रॉब्लम, और जो भी मिसलेनियस क्वेश्चन एनर्जी कंजर्वेशन को यूज करते हुए, वो सारे के सारे टाइप मैं करा दूंगा। ठीक है, तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, एंजॉय, सी यू, बाय बाय।